प्रश्न नंबर 1, आधुनिक समाज कार्य की कुशलता के लिए क्या आवश्यक मानता है और क्यों? जो आज का समाज है, आधुनिक समाज, ये किसी भी कार्य की जो कुशलता है उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी मानता है और क्यों मानता है? आधुनिक समाज जो है वो कार्य की कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी मेहनत करके कमाने का की जो प्रक्रिया है उसका जो विभाजन है, श्रम विभाजन, उसको वो आवश्यक मानता है किसी भी कार्य में कुशलता के लिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। परंतु यह श्रम विभाजन जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे काम कितने क्वालिफिकेशन बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके का विभाजन जो है करने को कार्य की कुशलता के लिए जरूरी माना जा रहा है। लेकिन समाज में ये देखा जाता है, भारतीय समाज में, कि कई काम जो है लोगों की कार्य कुशलता के आधार पर नहीं, यानी कि उनके स्किल्स के बेसिस पर या फिर उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर नहीं, बल्कि उनकी जाति पर आधारित करते हैं। यह व्यक्ति की क्षमता तथा प्रशिक्षण, यानी उसके पास कितनी ट्रेनिंग है उस काम को लेकर, या फिर कितनी क्षमता है, या फिर कितनी क्वालिफिकेशन है। आप देखते हैं किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो आपके क्वालिफिकेशन पूछते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, और उसके बाद स्किल पूछते हैं। देन आपको जो है किसी भी जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जो भारतीय समाज में उसमें बहुत पहले से देखा जाता है कि बहुत सारे काम जो है आज भी जाति पर आधारित होते हैं, जिनको जाति के आधार पर बांटा गया है, और वो उनको उसी के आधार पर काम दे दिए जाते हैं। भले ही वो व्यक्ति ज़्यादा काबिल हो काम के, तो भी जो है जाति पर आधारित होने की वजह से वो काम उसे सौंप दिए जाते हैं, जिससे कि समाज के सदस्यों की जो क्षमता का अधिकतम उपयोग है संभव हो सकता है, और इससे समाज में रहने वाले सदस्यों का उत्थान हो। तो इस तरीके से जो समाज में रहने वाले लोग हैं, अगर उनमें इतनी क्षमता है कि वो अधिकतम उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे आपने निबंध पढ़े होंगे, अनुच्छेद पढ़े होंगे, जिसमें बोला जाता है आज के बच्चे जो है हमारा भविष्य है, ये युवा जो है वो हमारा भविष्य है। तो वो भविष्य कैसे होंगे? जितनी ज़्यादा उनमें क्षमता होगी, उनकी क्षमता का प्रयोग करके देश का विकास होगा। देश जो है कितनी उन्नति कर रहा है उन्हीं पर आधारित होगा। लेकिन अगर उनके काम को उनकी जाति पर आधारित करके उनको वो काम सौंपा जाएगा तो देश कैसे उन्नति करेगा? तो इसलिए समाज में रहने वाले सदस्यों का उत्थान भी इसी तरीके से होगा, जिसके पास जितनी क्षमता है उसके आधार पर उसको काम जब दिया जाए तो इसलिए आधुनिक समाज जो है वो कार्य की कुशलता के लिए क्या जरूरी मानता है? क्षमता को और प्रशिक्षण को। और क्यों? क्योंकि उसी पर ही देश का और समाज का उत्थान हो सकता है। उत्थान मतलब देश आगे बढ़ सकता है। तो प्रश्न नंबर 2, भारत की जाति प्रथा क्या क्या काम करती है? जातिवाद के जो पोषक हैं उनके समर्थन के आधार में क्या आपत्तिजनक है? यानी जो भारत में जो जाति प्रथा है, जिसमें जाति के आधार पर जो है लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उस वो क्या क्या काम करती है वो जाति प्रथा? वो जाति प्रथा जो है वो क्या क्या काम करवाती है? या फिर जातिवाद के जो पोषक हैं, यानी जातिवाद को मानने वाले जो लोग हैं, या फिर उसका जो समर्थन करने वाले लोग हैं, यानी उसका साथ देने वाले जो लोग हैं, उसके आधार में क्या आपत्तिजनक है, क्या चीज़ उसमें गलत लगती है? जो भारत की जाति प्रथा है उसको आधुनिक समाज उचित नहीं मानता है। जो आज का जो समाज है वो जाति प्रथा को सही नहीं मानता है। भारत की जो जाति प्रथा है वो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती ही है, इसके साथ साथ विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का एहसास भी करा देती है, जो सर्वथा अनुचित है, गलत है। यानी कि जाति के आधार पर जब श्रम का विभाजन किया जाता है, लोगों को काम सौंपा जाता है, ना कि उनकी स्किल को देखकर या फिर उनकी क्वालिफिकेशन या फिर उनकी मेहनत करने की क्षमता को देखकर, तो ये चीज़ें अस्वाभाविक सी हो जाती है और ये अस्वाभाविक सा विभाजन हो जाता है, जो कि इसके साथ साथ जो विभाजित वर्ग है उसको एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा महसूस कराती है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, अनुचित है ये। इससे देश में जो है विषमता आ जाएगी, यानी भेदभाव हो जाएगा, इसकी भावना प्रबल हो जाएगी, तथा भ्रष्टाचार भी जो है वो फैलता है। भ्रष्टाचार जहाँ पर लोग आप देख रहे हैं घूस देकर जो अपने आप को बड़ी बड़ी पोस्ट पर
बैठा लेते हैं, तो ये भ्रष्टाचार ही है। अगर लोगों के साथ गलत व्यवहार होगा तो वो गलत राह पकड़ेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो इस पर जो है इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है गलत होती जाएंगी। ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया गया है जो भारत में देखा जा रहा है। जातिवाद के जो पोषक हैं, पोषक का मतलब होता है जो इसका समर्थन करते हैं जातिवाद को, उसके जो समर्थन के आधार पर ये बात आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी कि वो काम को तो बांटती है, श्रमिकों का भी विभाजन करती है। यानी कि श्रमिक जो मिलता है, काम करने के बाद जो आपको मिलेगा पैसा, या आपने जो अर्न किया है, जो आपकी जीविका है, जिससे आपका जीवन चलता है, वो भी उसका भी विभाजन कर रखा है। ये तार्किक है, यानी ये तर्क से भरा है कि श्रम विभाजन जो है वो सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन यानी कि आपको आपकी स्किल के बेस पर आपको काम दिया जाए, तो ये एक सभ्य समाज की ज़रूरत है। परंतु कोई भी सभ्य समाज जो है श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। लेकिन कोई भी जो समाज है भारत को छोड़कर, वो कभी भी गलत विभाजन नहीं करता है। मान लीजिए आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आपको कम काम दिया जा रहा है जो आपकी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आप में क्षमता है डॉक्टर बनने की, लेकिन आप जो है आप एक क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आप अगर एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं तो देश की कितनी सेवा हो सकती है आपके माध्यम से। तो इस तरीके से अगर आप में क्षमता है डॉक्टर बनने की, तो आपको डॉक्टर बनने देना चाहिए, ना कि आपकी जाति क्या है उसके आधार पर आपको काम सौंप दिया जाए। अगर आपको वो जाति के आधार पर काम सौंप दिया जाएगा तो क्या होगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप एक गलत जगह पर काम कर रहे हैं और आपके अनुभवों का और गुणों का फायदा जो है देश को नहीं मिल पाएगा। प्रश्न नंबर 3, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों का उल्लेख कीजिए। यानी जो जाति प्रथा है उसको श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं। तो उनके इन तर्कों का उल्लेख करना है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन पर डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं उन्हें स्पष्ट करो। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो जाति प्रथा है उसको श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने इस संदर्भ में निम्न तर्क दिए हैं। पहला ये कि श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, वो रुचि पर बेस्ड नहीं है। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है और आपको डॉक्टर बनाने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है, तो ये चीज़ जस्टिफाई नहीं हो रही है। दूसरा, श्रम विभाजन में व्यक्ति की जो क्षमता है उसकी उपेक्षा की जाती है। जो श्रम विभाजन किया जा रहा है जाति पर बेस्ड होने की वजह से उसमें आपकी क्षमता को नहीं देखा जाता है, वो आपकी जाति पर आधारित आपको दे दी जाती है। तो यहाँ पर क्षमता की उपेक्षा की जाती है, यानी उसको काउंट ही नहीं किया जाता, उसको कुछ गिना ही नहीं जाता। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि श्रम विभाजन जो है केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। यानी माता पिता का जो सामाजिक स्तर है, आपका जो बैकग्राउंड क्या है वो आपका चेक करती है, देन आपको वो काम सौंपा जाता है। तो ये इसमें एक नेगेटिविटी का पॉइंट ये काउंट किया गया है। अगला पॉइंट जो दिया है वो है ये है कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। यानी अगर जाति पर बेस्ड या फिर आपका बैकग्राउंड क्या है, मान लीजिए आपका पीछे से परिवार जो है गरीब है, तो क्या आपको अमीर बनने का हक नहीं है? आप अपने श्रम से पैसा कमाकर अपने घर परिवार को इज्जत दिलाना चाह रहे हैं, पैसा दिलाना चाह रहे हैं और उनको जीवन का हर सुख देना चाह रहे हैं, तो क्या आपका बैकग्राउंड जो है पुअर फैमिली से कनेक्ट है, तो क्या आप रिच बनने का हक नहीं रखते हैं? तो यही है कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना जो है वो अनुचित है, ये गलत है कि व्यक्ति जो है वो बैकग्राउंड के बेस होने की वजह से आपके श्रम का विभाजन कर दे रहा है और आपको उसी में फंस कर रहना पड़ रहा है, तो ये चीज़ गलत है। अगला पॉइंट है, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय से बांध देती है। व्यवसाय उपयुक्त हो या फिर अनुपयुक्त, यानी कि आपके लायक हो या नहीं हो, व्यक्ति को उसे ही अपनाने के लिए बाध्य यानी मजबूर किया जाता है। मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं, अपनी ही पसंद की कर रहे हैं, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनीज जो है बिहेवियर अच्छा नहीं रखती, जिसकी वजह से जो आप
काम करने वाले लोग होते हैं वो वहाँ से रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं। उनके हिसाब से माहौल अच्छा होता है, वो उस कंपनी में बहुत खुशी से काम करते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं, आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको वहाँ एक स्कूल का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है और आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, लेकिन स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर टीचिंग प्रॉपर हो पा रही है, आपसे दूसरे काम करवाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं, या फिर आपको श्रमिक आपका अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको उसके लिए पे नहीं अच्छा किया जा रहा है, तो आप स्वतंत्र होने के नाते दूसरे स्कूलों में अप्लाई करेंगे और आप एक अच्छी नौकरी पाकर आप वहाँ पे खुशी खुशी काम करेंगे। लेकिन जाति प्रथा के अंदर ये गलत बात है, ये अनुचित एक प्रभाव है कि एक तो पैदा होने से ही आपके बैकग्राउंड के साथ आपके काम को जोड़ दिया जाता है और दूसरा वो आपको अलाउ भी नहीं करता चेंज करने के लिए और आपको सारी ज़िंदगी उसी में बांध दिया जाता है। और यहाँ पर आपकी स्किल भी नहीं देखी जाती, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, आपके मेहनत करने की जो क्षमता है उसको नहीं देखा जाता है और आपको उस काम से ज़बरदस्ती बांध दिया जाता है, आपको मजबूर कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है विपरीत परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती। विपरीत परिस्थितियां मतलब आप जो है आपके बैकग्राउंड से आपको कनेक्ट करके आपका काम आपको सौंप दिया गया है और जाति प्रथा पर बेस्ड होने की वजह से, और आपको समाज जो है अनुमति नहीं दे रहा है कि आप दूसरा काम करें, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट ना होने की वजह और ना होने की वजह से उसमें काम कर रहे हैं क्योंकि समाज का दबाव है। अब उसमें काम करने की वजह से आप अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी ही पसंद की फील्ड में काम करने के बाद भी खुश नहीं होते हैं कि उनके मन मुताबिक ना उनको अर्निंग हो रही होती है ना माहौल होता है, तो वो लोग छोड़कर उन कंपनीज़ को दूसरी कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उनके मन के मुताबिक उनको काम नहीं मिल जाता है। अगर जाति प्रथा के चलते किसी भी व्यक्ति की क्षमता को नज़रअंदाज करके उससे एक ज़बरदस्ती का काम थाम दिया जाता है, जिसकी वजह से बिना रुचि लिए अगर कोई काम किया जाता है तो वो उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको अर्निंग अच्छी नहीं होती और आपका जीवन जो है दुर्लभ हो जाता है। आप अपने जो डेली लाइफ की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते। तो वही विपरीत परिस्थितियाँ हैं जिसमें पेशा बदलने, अब क्या होता है यहाँ पर ज़रूरत होती है आपको नौकरी बदलने की, जिससे कि आप अच्छा पैसा कमा सके और अपने परिवार को आगे जीवन में ले चले। लेकिन जो जाति प्रथा के जो नियम है या फिर जिससे श्रम विभाजन कर दिया जाता है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप भले ही भूखे क्यों ना मर रहे हो और आप उसमें बाध्य हो जाते हैं। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से समाज जो है इसका सामना बहुत लंबे समय तक करता रहा है, भारतीय समाज। प्रश्न नंबर 4, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है। बेरोजगारी यानी कि काम ना होना लोगों के पास, भुखमरी और काम नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा और उसकी वजह से वो भूखों मरेंगे। तो ये जाति प्रथा इसका बड़ा कारण बनकर सामने आया है। वो कैसे? जैसे कि अभी हमने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा है कि जब लोगों को जाति पर आधारित उनका श्रम विभाजित कर दिया जाएगा तो वो मजबूर होकर उसमें काम करेंगे, जहाँ पर बिना इंटरेस्ट के वो काम करेंगे तो उनको वो अर्निंग नहीं होगी और फिर वो अर्निंग नहीं होगी तो वो अपना पेट नहीं पाल पाएंगे या फिर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यही जो जाति प्रथा है इन सब का कारण बनती है, बेरोजगारी का और भुखमरी का। देखते हैं इसका उत्तर। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति जो है अपना व्यवसाय यानी अपना काम जो है अपनी इच्छा के अनुसार तो नहीं चुन सकता, उसे वही कार्य करना पड़ता है जो उसे जाति के आधार पर मिला है, भले ही वह व्यवसाय उसके लिए उपयुक्त हो या ना हो, अनुपयुक्त हो यानी कि सही नहीं हो, गलत हो उसके लिए, फिर उसके भूखे मरने की भी नौबत क्यों ना आ जाए। इस प्रकार व्यवसाय परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी लाता है, भुखमरी का कारण भी बनता है। लेकिन अब यह स्थिति नहीं है क्योंकि वर्तमान समय जो है इसमें इस स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है और इस प्रकार वे भी अन्य वर्गों की भांति समानता का अधिकार पा चुके हैं और वे अपनी कार्य कुशलता यानी अपनी क्षमता के आधार पर एवं दक्षता के आधार पर, यानी आपके अंदर कितनी अच्छी स्किल है, आप कितना क्वालिफाई हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, ट्रेंड है और एक्सपीरियंस कितना है, उसके आधार पर आपको व्यवसाय चुनने का अब अधिकार मिल गया है और साथ ही आरक्षण भी मिल गया है, जिसकी वजह से जो लोगों के साथ जाति प्रथा आधारित जो श्रम विभाजन किया है, जिसके नुकसान सालों से वो सहते चले आए हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है उन्हें और उसी के साथ ही उनको भुखमरी का भी सामना करना पड़ा है, तो वर्तमान में अब वो स्थिति नहीं रह गई है।
प्रश्न नंबर 5, लेखक जाति प्रथा के किन गंभीर दोषों का वर्णन करता है? जाति प्रथा के कारण जो गंभीर, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी वजह से जब सामने आती हैं समाज में, तो उसको लेखक ने कैसे वर्णित किया है, क्या बताया है उसके बारे में? लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ा दोष ये है, यानी समाज की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। यानी ये उसकी सबसे बड़ी कमी है कि जाति प्रथा जो कि एक बहुत ही बड़ी कमी है, दोष है, आप कह सकते हैं कलंक है, लेकिन उसी के कारण जो श्रम विभाजन उसी के साथ पनपा है, उसकी वजह से जो व्यक्ति बिना अपनी इच्छा के एक व्यवसाय में वो जो फंस कर रह जाता है, जिसकी वजह से उसे भुखमरी का भी सामना करना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा कलंक और दोष रहा है भारतीय समाज का। इसमें मनुष्य की जो व्यक्तिगत यानी अपनी पर्सनल जो इमोशंस हैं और रुचि है, जो आपकी इंटरेस्ट है, उसको कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय में बांध देती है, भले ही वह व्यवसाय उसके लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों ना हो। आपको इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण दिया जाता है कि हिंदी साहित्य में एक जूठन नाम की रचना है, जिसको एक दलित वर्ग के लेखक ने लिखा है, जिसको बचपन में अपने इसी जाति की वजह से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि स्कूल में बाकी बच्चे जो क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते थे, उसको दूर उस समूह से रखा जाता था, जहां उसी के पिता उसी स्कूल में झाड़ू भी लगाया करते थे और भी काम किया करते थे, और जहां उसको हे की नज़रों से देखा जाता था। और यही दलित वर्ग का बच्चा जो है बड़ा होकर या फिर आगे चल के अपने जीवन में एक बड़ा लेखक बनता है और ऐसी रचनाएं सामने आती हैं। तो इससे ये समझाने का मतलब ये है कि दलित वर्ग होने की वजह से उसको उसका काम बता दिया गया है कि उसके पिता जो है अगर ये काम करते हैं तो उसका भी यही काम होता है, वो उसको पढ़ने का हक नहीं है, जो कि उसके साथ एक गलत व्यवहार है। और जब उसने अपने साथ इस गलत व्यवहार को देखा है तो कई बार वो परेशान भी हुआ, डिप्रेस भी है, डिप्रेसिंग सिचुएशंस भी सामना की हैं उन्होंने, लेखक ने, जो कि अपनी उन्होंने आत्मकथा में बताया है। और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को शिक्षित करके एक बड़ा, और जो है आप देखेंगे आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप इतने बड़े लेखक नहीं बन सकते कि लोग आपका नाम जान सकें। और कोई व्यक्ति जो है इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस का से भी सामने निकल कर आया है और एक प्रसिद्ध लेखक बनता है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो ये इसी तरीके की जो परेशानियां हैं जो समाज में लोग सहते आए हैं, तो ऐसे ही व्यवसाय में वो ज़बरदस्ती फंसा दिए जाते थे, जो कि उनकी रुचि के अनुसार भी नहीं हुआ करते थे और ना ही उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग हुआ करते थे। अर्थात इसमें मनुष्य का जो प्रशिक्षण है अथवा उसकी जो निजी क्षमता है, अपनी जो खुद की जो क्षमताएं हैं, उसका विचार किए बिना ही दूसरे दृष्टिकोण से माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार मनुष्य का जो पेशा है उसे निर्धारित कर दिया जाता था। और इस तरीके से बहुत बड़ा जो एक दोष इस समाज में व्याप्त था, जिसकी वजह से भी समाज जो है और देश जो है आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कितने ही टैलेंटेड लोग होंगे जिनको इसी तरीके से फंसा दिया जाता होगा और देश को बेहतरीन लोग मिलने से देश भी अछूता रह जाता होगा। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक समाज में कौन सी समस्या सामने आ खड़ी हुई है, यानी आज के समाज में वर्तमान में कौन सी समस्या है हमारे सामने। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद के उन्मूलन यानी उसको ख़त्म करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं। यानी अंबेडकर के द्वारा जो मानवीय दृष्टि यानी इंसानियत के तौर पर जो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए वो सोच रहे थे, वो कौन कौन से उपाय बताए हैं। आज के आधुनिक समाज में गरीबी और उत्पीड़न यानी लोगों को परेशान करना या उनका शोषण करना जो है उसकी घोर समस्या जो है होते हुए भी ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने निर्धारित काम को अरुचि के साथ विवशतापूर्वक करते हैं। अरुचि बिना इंटरेस्ट के और मजबूर होकर करते हैं, विवशतापूर्वक करते हैं। ये प्रवृत्ति जो है चालू काम करने एवं काम ना करने को प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में कैसे कुशलता प्राप्त कर सकता है। आप इसे कनेक्ट करिए कि अगर आपको बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि माँ बाप जो है अच्छा खासा उनके पीछे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन बच्चे को एक्टिंग करने का मन है। वो माँ बाप जो है एक्टिंग को इतनी बड़ी चीज़ नहीं मानते हैं, ना उनसे इज्जत बनेगी ना कुछ, मतलब जो ऐसे थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं और बच्चा जो है
नहीं चाहता है, उसका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं है, वो एक्टिंग करना चाहता है। तो इस तरीके से अगर आपको ज़बरदस्ती आपकी उस इंटरेस्ट से हटाकर आपको डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शामिल कर दिया जाए तो आप किस तरीके से पढ़ पाएंगे। तो वही अरुचि के साथ जो है लोगों को जाति के आधार पर काम दे दिया जाता था और उनको विवशतापूर्वक और अरुचि यानी बिना किसी इंटरेस्ट के साथ उस काम को करना पड़ता था। और वो मजबूर भी थे, उन्हें काम करना पड़ता था, क्योंकि भूख जो है व्यक्ति को मजबूर करती है काम करने के लिए, क्योंकि पैसा जब तक नहीं आएगा खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए उनको वो काम करने पड़ते थे। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जातिवाद का जो उन्मूलन है यानी उसको ख़त्म करने की जो कोशिश है, उसके लिए जो उपाय बताए गए हैं उनमें से प्रमुख ये है कि एक आदर्श समाज की रूपरेखा समाज के दलित और शोषित वर्ग के आर्थिक यानी पैसों से संबंधित, सामाजिक यानी समाज से संबंधित, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उत्थान द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए। यानी इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में सोचकर एक नियम बना देना चाहिए। ऐसे समाज में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें समान रूप से साधन व अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए। यानी उन्हें मौके भी मिले, समान रूप से साधन भी मिले और उन्हें अवसर भी उपलब्ध कराए। साधन और अवसर यानी मान लीजिए दलित वर्ग का एक बच्चा है जिसको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उसे क्लास में एंट्री भी नहीं लेने दी जा रही है, अगर उसको उसके हक का इस्तेमाल करके उसके अधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाए, उसे उन्हीं बच्चों की तरह जिस तरीके से बाकी बच्चे जो है क्लास में आराम से सलीके से बैठकर पढ़ रहे हैं और वही इज्जत पा रहे हैं, तो वो उनके लिए साधन और अवसर दोनों उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ना कि उन पर एहसान जताया जाए। प्रश्न नंबर 7, जाति प्रथा के पोषक लोग क्या स्वीकार करने को तैयार हैं। यानी जाति प्रथा को जो लोग मानते हैं, उनको समर्थन देते हैं, वो लोग क्या स्वीकार करने को तैयार हैं, क्या मानने को वो तैयार है। जाति प्रथा के जो पोषक लोग हैं वो ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि व्यक्ति को जीवन, शरीर तथा संपत्ति की सुरक्षा तथा अधिकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, परंतु वे मनुष्य की क्षमता के प्रभावशाली उपयोग की स्वतंत्रता की छूट देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि जो लोग जाति प्रथा के पोषक हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, वो ये तो मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जीवन, शरीर और उसको संपत्ति की जो सुरक्षा है उसका अधिकार मिलना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। यानी उसकी सुरक्षा, जो जीवन है उसकी सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार तो वो मानते हैं और उसकी स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, ये भी मानते हैं। लेकिन मनुष्य को उसकी क्षमता के आधार पर और प्रभावशाली उपयोग की जो स्वतंत्रता है उसकी छूट देने के लिए वो तैयार नहीं है। यानी कि आपके पास क्या क्षमता है उसके आधार पर उनको उनका काम मिलना चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार वो उस बात को आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, जो किसी को नहीं है, अर्थात उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो वो लोग जो कि जाति प्रथा के पोषक होते हैं, उनको आज भी ये चीज़ पसंद नहीं है या फिर वो मानने को तैयार नहीं है कि लोगों को उनकी क्षमता के आधार पर जो है उनका व्यवसाय मिले और वो उसके आधार पर अपनी जीविका को प्राप्त करें, क्योंकि उनका मानना है कि उनको उनकी जाति के अनुसार उनको दासता का काम दिया जाए और जिससे कि वो उनसे एक निश्चित व्यवहार और कर्तव्य का पालन करवा सके और उसके लिए विवश कर सकें। तो इस तरीके से जाति प्रथा के जो पोषक हैं वो ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि वो जीवन और शरीर और संपत्ति की सुरक्षा तो पाएं, लेकिन उनको अपने अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार जो है उनको काम पाने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार यानी उनके विचार के अनुसार दासता की जो व्यापक परिभाषा है वो स्पष्ट कीजिए। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने हिसाब से अपने अनुसार जो दासता की परिभाषा समझी है वो क्या है उसको बताना है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लेखक के मत से दासता की जो व्यापक परिभाषा है वो क्या है। लेखक के अनुसार दासता की जो परिभाषा है वो ये है कि जिसमें किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना हो। दासता का मतलब आप एक गुलाम हैं, आपका मालिक जो आपको आदेश देगा आप उसी को करेंगे। गुलाम जो कि एक कठपुतली की तरह काम करता है अपने मालिक के आदेश पर। तो
दासता की परिभाषा क्या है? जिसमें किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना हो, आज़ादी ना हो, यहाँ तक कि वह अपना व्यवसाय भी स्वयं ना चुन सके, अपना काम भी जो है वो खुद ना चुन सके। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि उसे दासता की जकड़ में रखा जाता है। दासता केवल कानूनी पराधीनता, कानूनी यानी कानूनी रूप से जो गुलामी है, कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जाता, बल्कि दासता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कानूनी पराधीनता, अब कानूनी गुलामी क्या है? ना होने पर भी यह स्थिति पाई जा सकती है, यानी कि कानूनी पराधीनता ना होने के बाद भी जो है ये स्थिति दासता वाली जो है एग्जिस्ट करती है। इस प्रकार की स्थिति में भी व्यक्ति को अपना जीवन जो है विवश होकर ही जीना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह मानसिक रूप से स्वस्थ एवं संतुष्टि का जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। कोई भी व्यक्ति जिसको दासता का जीवन जीना पड़ता है, जो सिर्फ किसी के उपदेश पर या आदेश पर ही अपना जो है हर एक क्रिया में शामिल किया जाता है, और ये कानूनी पराधीनता के साथ और कानूनी पराधीनता के बाद भी एग्जिस्ट करती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो दासता है वो ये प्रेजेंट करती है कि दासता क्या है। प्रश्न नंबर 9, लेखक के समता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। समता यानी समानता। लेखक के अनुसार सभी मनुष्य जो है बराबर नहीं होते हैं। लेखक क्या कहता है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं। किस नज़र से? आलोचकों का ये तर्क एक सीमा तक उचित है, परंतु तथ्यात्मक होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। तथ्य यानी कि डेटा बेस्ड जो जानकारी होती है उस पर भी यह विशेष महत्व नहीं रखता है। अपने शाब्दिक अर्थ में समता जो है वो काल्पनिक होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता जो है 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक, वंश और परंपरा। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि जैसे सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और तीसरा पॉइंट है मनुष्य के अपने प्रयास। इन 3 बेसिस पर जो है मनुष्य की क्षमता को जो है वो डिपेंड करती है। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य जो है समान नहीं होते। ये 3 कारण है जिसके आधार पर हम किसी भी मनुष्य को समानता में नहीं गिन सकते हैं। आप में प्रयास करने की क्षमता कितनी है उसके आधार पर, आपका जो बैकग्राउंड है वो, और वंश परंपरा जो है, इसके बेसिस पे कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता। और बाकी समानता के नज़रिए जो है और अगर देखे जाए तो हर व्यक्ति जो है समान है, लेकिन ये 3 बेसिक पॉइंट है जिस पर हम किसी को भी समान रूप से नहीं देख सकते हैं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता के विरोधी इस बात को लेकर निरुत्तर हो जाते हैं। यानी जब ये प्रश्न उठाया जाता है तो क्या अगर ये 3 पॉइंट जो है ऐसे हैं जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो समान नहीं होता है इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे सिर्फ, तो क्या अगर ये 3 पॉइंट्स जो है सब में सेम नहीं होते तो क्या इसके आधार पर लोगों के साथ हमें भेदभाव करना चाहिए? तो जो समता के जो विरोधी हैं इस बात को लेकर निरुत्तर हो जाते हैं, यानी उनके पास कोई भी उत्तर नहीं रह जाता है, जहां लेखक जो है पाठ में हमें अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए दिखते हैं। प्रश्न नंबर 10, शारीरिक, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद, यानी इन 2 बेसिस पर व्यक्ति असमान है, इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर जो है समता का एक व्यवहार्य सिद्धांत यानी व्यवहार की नज़रिए से जो सिद्धांत मानने का आग्रह करते हैं। क्यों करते हैं वो, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं वो हमें बताने हैं। लेखक मानता है कि शारीरिक, वंश परंपरा तथा सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से जो मनुष्य है वो असमान हो सकता है, परंतु फिर भी वे समानता को व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं, यानी समानता वो लोगों में व्यवहार के आधार पर देखते हैं, क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शुरू से ही समान अवसर व समान व्यवहार मिलना चाहिए, तभी समाज का जो सुचारू रूप से विकास हो सकता है। उसके अनुसार उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा
आदि का लाभ सामान्यतः उच्च वर्ग को ही मिलता है। समता के बारे में लेखक का कहना है कि ये काल्पनिक जगत की वस्तु है, परंतु व्यवहारिक धरातल पर इसकी ज़रूरत है। यानी कि हम कई पॉइंट्स ऐसे गिना सकते हैं और इसके बारे में जो है बहुत सारे डेटाज भी जो है हमारे सामने रखे जा सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है समान नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि व्यवहार के आधार पर, लोगों के साथ व्यवहार करने के आधार पर जो है समानता जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। राजनीतिज्ञ के पास परिस्थितियों के अनुसार समता अपनाने का रास्ता ही बचा है, क्योंकि वह हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार नहीं कर सकता। यानी पॉलिटिकल व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है राजनीति की नज़र से जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो असमान व्यवहार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना है कि हाँ, ये माना जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर ये साबित किया जाता है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता है, लेकिन व्यवहार करने के आधार पर हमें हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए और कानूनन और राजनीति के नज़रिए से जो है राजनीति के नज़रिए से प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति जो है असमान है, लेकिन राजनीतिक पहलू के और व्यवहार करने के नज़रिए से व्यक्ति में समानता होनी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ समान व्यवहार होना ज़रूर चाहिए। प्रश्न नंबर 11, जातिवाद भावनात्मक समता में बाधा उपस्थित करता है। जो जातिवाद है, जो जाति के आधार पर जो भावनाएं हैं, भावनात्मक समता में यानी इमोशनली जो लोगों में समानता है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के आलोक में कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी डॉक्टर अम्बेडकर जो है इस पंक्ति के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। जो जातिवाद है वो इमोशनली अगर हर व्यक्ति समान है तो जातिवाद जो है वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो जातिवाद की जो भावना है वो समता में बाधा उपस्थित करती है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भावनात्मक समता यानी इमोशनली जब इक्वल है लोग, तो भावनात्मक समता यानी इमोशनली इक्वालिटी तभी प्रतिष्ठित हो पाएगी, यानी तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब समान भौतिक स्थितियां एवं जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यानी हर एक व्यक्ति को एक समान भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, यानी जीवन को जो सुख सुविधाएं हैं वो सभी को एक समान रूप में मिलेंगी और जीवन की जो जरूरी सुविधाएं हैं वो सभी को एक समान उपलब्ध होंगी। जातिवाद के समाप्त होने पर ही यह संभव हो पाएगा। जातिवाद असमान व्यवहार को उचित ठहराता है। जो जातिवाद है वो असमान व्यवहार को उचित ठहराता है। यानी जातिवाद जो है वो उसका तो काम ही यही है लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना। तो जातिवाद के अनुसार जो है असमान व्यवहार तो उचित ही है, जो सर्वथा गलत है। आप फिर से इस बात को समझें, जातिवाद जो है असमान व्यवहार को उचित ठहराता है। यानी जो जातिवाद है यानी लोगों को जाति के अनुसार जो देखा जाता है उस नज़रिए से उसका तो काम ही यही है लोगों को असमान व्यवहार प्रोवाइड करना। तो उसके जातिवाद के अनुसार ये चीज़ उचित है, लेकिन ये सर्वथा गलत चीज़ है। समाज को विकास और उत्थान के पथ पर तभी अग्रसर किया जा सकता है, यानी समाज और देश जो है विकास की राह पर तभी चल पाएगा जब जातिवाद जैसी कुप्रथा यानी ये बहुत ही गलत प्रथा जो है उसकी रक्षा हो सके। तभी हम अपने देश भारत को प्रगति की दिशा में गगन चूमते देख पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब जातिवाद के कारण लोगों में श्रम विभाजन किया जाता है, उनको बाध्य किया जाता है कि आपकी जाति के अनुसार आपको ये काम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी एक टैलेंटेड व्यक्ति जो है वो अपने टैलेंट के अनुसार जो है काम नहीं पाता है और उसके अनुसार वो अर्न नहीं कर पाता है। जैसे कि पिछले प्रश्नों में आपको एग्जांपल दिया गया था कि अगर आप में क्षमता है डॉक्टर बनने की, लेकिन आपको ज़बरदस्ती जो है क्लर्क बना दिया जा रहा है, तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? उस काम को करने में आप मजबूरी में काम करेंगे। आप जो है जब इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेंगे तो आप अच्छा अर्न नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी जॉब में जो है टाइमली जो है टाइम रिक्वायर होता है, जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है अपनी पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आप वहीं के वहीं अटके रहेंगे, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं होगी ढंग से, तो आप जो है अपने हाथों से आपकी जॉब भी जा सकती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं।
और जातिवाद जो है आपको अलाउ भी नहीं करता है कि आप व्यवसाय को बदल सकें। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी और भुखमरी दोनों जो है आपको परेशान करती है। और आप में टैलेंट है डॉक्टर बनने का, आपको डॉक्टर बनने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। अब इसी तरीके के ना जाने कितने बच्चे होंगे जिनको पास ये टैलेंट होगा, तो देश को अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। तो इससे क्या होगा, देश जो है विकास की राह पर चलने को तैयार तो है, लेकिन उसके पास जो विकास कराने वाले जो लोग हैं, जो सहारा बनते हैं उसको विकास दिलाने के लिए, उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो देश जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। तो ये कॉन्क्लूज़न में यही आता है कि भारत जो है तभी प्रगति कर पाएगा जब लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको मौके दिए जाएंगे। और ये इन सब के पीछे जो है जातिवाद जो है अपनी गलत परफॉर्मेंस दे रहा है, जिससे देश जो है पीछे रह जाता है। प्रश्न नंबर 12, सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप में अगर इंजीनियर बनने की अच्छी क्षमता है, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, और आप अपने उस टैलेंट का अधिकतम से अधिकतम उपयोग करने के लिए जो है समाज को क्या करना चाहिए। आप अपने इस टैलेंट का अच्छा यूज़ कर सकें, तो आप उसके लिए आप या फिर समाज या फिर परिवार जो है क्या मेहनत करेगा, क्या संघर्ष करेगा, जिससे कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन के निकले। समाज को प्रारंभ से ही सभी सदस्यों को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराना चाहिए, तभी समाज अपने सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकता है। यदि सदस्यों को समाज में उनका उचित स्थान मिलेगा, तभी वे मन लगाकर काम कर पाएंगे और समाज को भी भरपूर लाभ दे पाएंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन देना सर्वथा उचित होगा। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे अगर आपने पिछले प्रश्नों को समझा होगा यहाँ पर। तो ये तो बहुत ही सरल सी बात है कि अगर आप उस किसी भी व्यक्ति के टैलेंट के हिसाब से आप उसको पहले से ही वैल्यू देंगे, उसको अवसर देंगे, समान व्यवहार रखेंगे, तो व्यक्ति तो खुद ही उस काम को इंटरेस्टिंगली जो है करेगा, इन्वॉल्व होगा, और आपकी मोटिवेशन उसे जीवन में और आगे बढ़ने को प्रेरणा देगी। तो फिर वो आगे और भी बढ़ पाएगा, और देश जो है एक अच्छे युवा जो है, युवा वर्ग जो है इसी तरीके से तैयार होकर देश को आगे बढ़ाने के, उसको प्रगति दिलाने के लिए सामने उसको मिल पाएगा देश को। प्रश्न नंबर 13, राजनीतिज्ञों को समाज के विभाजन के प्रति कैसी दृष्टि अपनानी चाहिए। जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारी राजनीति में शामिल हैं, जो लोग जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के नियम कानूनों में शामिल होते हैं, और उन्हीं के ही काम होते हैं जिसकी वजह से देश जो है प्रगति भी करता है, और देश जो है वो किस तरीके से उसको बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ता है। तो जो राजनीतिज्ञ हैं उनको समाज के विभाजन, जो समाज का विभाजन है उसके प्रति अपनी कैसी दृष्टि रखनी चाहिए। राजनीतिज्ञों को समाज के विभाजन के प्रति समता की दृष्टि अपनानी चाहिए। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए की हिंदी की बुक का ये चैप्टर है। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, उसमें अच्छे से बताया जा रहा है कि कानूनी रूप से हर एक व्यक्ति जो है समान होता है। कानून जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब नहीं है एक व्यक्ति जो है अमीर घर से आया है लेकिन चोरी कर रहा है, और एक गरीब घर से आया वो चोरी कर रहा है, तो कानून गरीब को तो लॉकअप में डालेगा लेकिन अमीर को नहीं डालेगा। तो कानूनन ये गलत है। कानून जो है दोनों को समान रूप से देखेगा और दोनों को ही लॉकअप में डालेगा। तो कानून का नियम ये होता है जहाँ पर सबको समान नज़र से देखा जाता है। इसी तरीके से राजनीति के भी यही नियम है कि वो किसी के लिए भी असमान व्यवहार नहीं रख सकता है, और लोगों को, हर एक व्यक्ति को, समाज को, पूरे समाज को उसके साथ, उसके लिए इकाई में कुछ नहीं होता, यानी एक दो लोग कुछ नहीं होते, उसके लिए पूरा देश जो है सब कुछ एक नज़रिए से देखना होता है। तो समाज के विभाजन के प्रति समता की दृष्टि अपनानी चाहिए। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है तथा अपनी जनता से व्यवहार करने के लिए ना तो राजनीतिज्ञ के पास पर्याप्त समय होता है और ना ही प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है कि वह सबकी आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुसार व्यवहार कर सके। आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि क्लास में एक गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं और एक टीचर उनको संभाल रहा है, जो कि गलत है। रेशो जो है गवर्नमेंट ने जो तय किया है ऑलमोस्ट 1:30 का ही है, लेकिन आपको 50-60 भी मिल जाएंगे। तो
एक टीचर जो है 50 बच्चों को कैसे संभालेगा। हर एक बच्चा पर्सनालिटी वाइज, आप कह सकते हैं ग्रास्पिंग पावर की नज़रिए से देखा जाए तो अलग होता है। सबको अलग अलग अटेंशन चाहिए होती है हर बच्चे को, तभी बच्चा जो है ग्रो कर पाएगा। किसी में कोई परेशानी नहीं होती जहाँ पर बच्चों को ये दिखा दिया जाता है कि ये बच्चा कम समझ पाता है या फिर ये उनको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती। एक टीचर को जितनी एक पर्सनल अटेंशन हर एक बच्चे को देनी चाहिए, एक व्यक्ति जो है 50 बच्चों को एक बारी में हैंडल नहीं कर सकता है। उसी तरीके से एक राजनीतिक में शामिल व्यक्ति जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है पर्सनली नहीं जानता है, जिससे कि वो उसकी आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार व्यवहार कर सके। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, राजनीतिज्ञों को एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। तो जिस तरीके से क्लास में टीचर जो है एक नियम बना देता है कि सभी बच्चों को ऐसे ऐसे काम करना है, जिसके अनुसार सभी बच्चे उस नियम पर चलते हैं और एक ही टीचर उन 50 बच्चों को एक साथ जो है गाइड करता है, गाइडेंस देता हुआ उनको शिक्षित करता है। ऐसे ही राजनीतिज्ञों के साथ भी है, उसको एक व्यवहार्य सिद्धांत दे दिया जाता है, जिससे कि पूरे समाज को एक डायरेक्शन दी जाए और सबका एक साथ भला किया जा सके। और वह सिद्धांत होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। आई होप कि अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रश्न नंबर 14, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी क्यों बने। यानी डॉक्टर अंबेडकर जो है वो बौद्ध धर्म को उन्होंने किस कारण से अपनाया है, वो उसके अनुयायी क्यों बने। डॉक्टर अंबेडकर जो है उनका जीवन 3 व्यक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। ये 3 महान व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध, कबीर तथा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो कि महाराष्ट्र के थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था कि घर घर जाके उन्होंने और उनकी पत्नी ने किस तरीके से हर एक व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए जो समाज में एक सख्त कदम उठाया था और बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। महात्मा बुद्ध को तो सभी जानते हैं, कबीर को भी सभी जानते हैं, किस तरीके से वो किसी भी धर्म के लिए नहीं थे और कितनी बड़ी बड़े उपदेश दे गए हैं वो अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो इन 3 व्यक्तियों से प्रभावित थे अपने जीवन में। डॉक्टर अंबेडकर जो है उनके चिंतन यानी उनकी विचार करने की क्षमता है और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जो है उनकी, उसमें इन 3 महापुरुषों के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि हिंदू समाज में जातीय उत्पीड़न होता था, इसलिए अंबेडकर का हिंदू समाज से मोहभंग हो गया था। यानी जात पात बहुत था, हिंदू समाज को जो है बहुत बड़े लेवल पर ये सब चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से अंबेडकर को हिंदू समाज से मोह भंग हो गया, यानी कि नफरत हो गई। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को ग्रहण किया और उन्होंने फिर इस तरीके से बौद्ध मत को ग्रहण किया। और वो कब किया, 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और अपना लिया। और इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से संबंधित प्रश्न किए हैं, जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इसके ये जो चैप्टर है जिसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, जरूर पहले पाठ को पढ़ें, समझें, जिससे कि आप पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। जब पाठ को आप समझ जाएंगे देन आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बहुत अच्छी आपकी जो प्रिपरेशन है टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए एकदम आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, जो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक बनाएगा और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है और अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें हमें, और इससे ज़्यादा